अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। चलते हैं इस नॉवल के एपिसोड नंबर 12 को रीड करते हैं। निगाहों में वारफ्तगी लिए वो उसे ही देख रही थी। बिलाशुबा वो वजाहत का शाहकार था। तुम इतने हैंडसम क्यों हो अली? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। जरफान की लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी करीब की नज़र खराब हो। मुस्कुराहट दबाते हुए जरफान ने संजीदगी से कहा, वेरी फनी। अब तुम मज़ीद तारीफ करवाना चाह रही हो क्या? कहते हुए अलीज़ा खिलखिलाई थी। नॉट एट ऑल, जरखान ने सुकून से कहा। वट अबाउट यूर स्टेप मदर? एकदम से याद आया तो वो पूछ बैठी। वो सिर्फ इतना ही जानती थी कि वो अपने बाप की बीवी को ढूंढ रहा है, उससे और उसी खोई हुई औरत की वजह से जरखान और अलीज़ा की शादी वाला मामला लटका हुआ था। सो वो उससे जब भी मिलती इस बारे में पूछ लिया करती थी। अलीज़ा के पूछने पर जरखान के चेहरे पर साया सा लहरा गया था। झूठ वो बोलता नहीं था और सच वो उसे बताना चाहता था। चंद दिन पहले मिल चुकी है वो मुझे, उन्हीं की वजह से बिजी था मैं, जरखान ने संजीदगी से बताया। जरखान के कहने पर अलीज़ा ने हैरत से उसे देखा। और तुम मुझे अब बता रही हो? आई डोंट बिलीव दिस। अगर मैं अब भी तुमसे ना पूछती तो तुम मुझे अब भी ना बताते, राइट? वो शादी खफकी से बोल रही थी। ऐसा नहीं है लीजा, जरखान ने नरमी से कहा। तो फिर कैसा है अली? तुम्हारी खोई हुई माँ तुम्हें मिल चुकी है और डेफिनेटली इस वक्त अब्बासी हाउस में मौजूद है वो, और तुम मुझे अब बता रही हो, वो भी मेरे पूछने पर। इसीलिए तुम कल मुझे मिलने आने से मना कर रही थी ना? अलीज़ा की आंखों में पानी भरने लगा। ये सब क्यों कर रही हो? मुझसे जान छुड़वाना चाह रही हो? इसीलिए बेखबर रखा ना मुझे? वो शदीद गुस्से में आ चुकी थी। और जस्ट शट अप अलीज़ा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा मैं। और फातिमा मॉम घर नहीं हॉस्पिटल में है, अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही है वो। दिमागी कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया था। फातिमा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते वो जिस तकलीफ से गुजर रहा था उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। जबकि उस पूरी बात सुनकर उसका तकलीफ ज़दा चेहरा देखती अलीज़ा का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। आई एम सॉरी, अलीज़ा ने शर्मिंदगी से कहा। जरखान ने सर्द महरी से सर झटका। आई एम सॉरी ना अलीज, लिसन प्लीज, एक्सट्रीमली सॉरी। उसने रुख मोड़े बैठे देख अलीज़ा ने उसकी भारी हाथ पर अपना हाथ रखा। वो नाराज़ हो जाता तो उसकी जान पर बनने लगती। सॉरी फॉर वट अलीज़ा? तुमने पूरी बात सुने बिना ही मुझे ब्लेम किया और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ और ये बात तुम भी बखूबी जानती हो। जिस दिन मुझे तुमसे जान छुड़वानी हुई मैं तुमसे साफ लफ्ज़ों में कह दूंगा, जरखान ने सख्ती से कहा, जबकि उसकी बेगानगी भरे अंदाज पर अलीज़े का दिल खट कर रह गया था। अली प्लीज़, तुम ऐसे बिहेव मत करो, मेरी जान निकलने लगती है। बेबसी के शदीद एहसास तले वो रो पड़ी थी। जरखान ने संजीदगी से रोती हुई अलीज़े को देखा। और अगर मैं तुम्हें तब ना मिला तब क्या करोगी? मजबूत लहजे में कहते हुए उसने अलीज़ा की आंखों में देखा। पल भर में उसकी झिलमिल करती आंखें वीरान हुई थी। फिर जब वो गोया हुई तो उसके लहजे में चट्टानों सी सख्ती थी। जान ले लूंगी तुम्हारी। जरखान के शहद रंग आंखों में देखती वो संजीदगी से कह रही थी। वाकई जरखान अली अब्बासी की जान लेना इतना आसान हदफ है क्या? वो जैसे उसका मजाक उड़ा रहा था। मुझे चैलेंज मत करो, जब मैं अपनी जान ले सकती हूँ तो तुम्हारी भी ले सकती हूँ मिस्टर जरखान अली अब्बासी। अलीज़ा पूरे भरपूर संजीदगी से कह रही थी। जरखान होले से मुस्कुरा दिया। तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है? यकीन नहीं आ रहा? आंखों में जुनून लिए वो तल्खी से पूछ रही थी। जरखान ने आहिस्तगी से कंधे उचकाए। अलीज़ा ने एक नज़र जरखान के गैर संजीदा चेहरे की तरफ देखा, फिर अगले ही पल फुर्ती से टेबल पर बड़ी छुरी उठाकर अपने बाएं कलाई पर फेर ली। ये सब इतना अचानक हुआ था कि जरखान देखता ही रह गया। अगले ही पल उसने सरत से अलीज़ा की कलाई थामी थी। अलीज़ा प्लीज। अलीज़ा पागल हो तुम? जरखान चिल्लाया था। इर्द गिर्द लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। हाँ मैं पागल हूँ, तुम्हारे लिए पागल हूँ जरखान अब्बासी, बिकॉज आई लव यू। रोते हुए वो भीगे लहजे में कह रही थी। तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंख लाल होने लगी। जरखान ने टेबल पर रखी टिश्यूज जल्दी से भल भल करते निकलते खून पर रखी और उसे एक बाजू के हल्के में लिए बाहर की तरफ बढ़ा। उसके कंधे पर सर टिकाए वो उसके साथ चल रही थी। मुझे छोड़ने की बात कभी मत करना, वरना तुम्हें भी खत्म कर दूंगी और हमारे दरमियान आने वाले भी आने वाले को भी, समझे तुम?
बिना लोगों की परवाह किए वो ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। जरखान ने एक सख्त निगाह उसकी बंद होती पलकों पर डाली और अगले ही पल बिना वक्त जाया किए उसे बाजुओं में भरी भागता हुआ बाहर निकल आया। खून बहुत तेजी से बह रहा था। उसकी अलीजा को गाड़ी में डालते ही सिचुएशन को समझते ही दाद बख्श ने फुल स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ाई थी। अलीजा बेहोश हो चुकी थी जबकि जरखान खुद पर जब्त किए चलती सड़क को देख रहा था। अलीजा की जज्बातीपन पर उसका खून खोल रहा था। वो कुछ ना भी सही मगर जरखान के लिए उसकी अच्छी दोस्त जरूर थी। उसे स्ट्रेचर पर लिटाते हुए उसके जर्द पड़ते चेहरे को देखते हुए एक पल को जरखान अब्बासी का दिल डूबा था। अगर उसे कुछ हो गया तो इस तो के आगे बहुत सवालिया निशान थे। जिंदगी भर के लिए एक और पछतावा, एक और अपने की जुदाई। वो दुखते सर को मसलते हुए बेताबी से कॉरिडोर में टहल रहा था। अलीजे का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका था। खून बहुत ज्यादा बह चुका था। ये अलीजे की खुशनसीबी थी कि दाद बख्श का खून मैच कर गया था। पर वक्त खून मिल जाने पर उसकी जान बच गई थी, वरना जिस बेदर्दी से उसने अपनी कलाई उधेड़ डाली थी, अगर खून ना मिलता तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठती। जिस वक्त उसे होश आया घड़ी रात के 9 बजा रही थी। दाद बख्श फौरी तौर पर उसकी तरफ बढ़ा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वो नरमी से दरियाफ्त कर रहा था। जानता था कि जरखान अलीजा से खफा है। वो उसकी तरफ पेशकदमी नहीं करेगा। बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं यही सवाल अली से एक्सेप्ट कर रही थी। अलीजे ने साफ गोई से का मुजाहरा किया। दाद बख्श फीकी हंसी हंस दिया। साईं, दाद बख्श ने सोफे पर बैठे जरखान को पुकारा जो जमीन को घूर रहा था। मुझे इससे कोई बात नहीं करनी बख्श। इससे कहो सुकून से लेटी रही। जरखान ने बेगानगी से कहा। अली मेरी बात सुनो प्लीज। अलीजा ने उसे बेबसी से पुकारा। दाद बख्श चुपचाप रूम से निकल गया। तुम क्या सुनना चाहती हो अलीजा? सुनाने को बाकी ही क्या है? आज जो तुमने इतनी झूठी सी बात पर ये सो कॉल्ड लैला वाली हरकत की है, इससे क्या साबित करना चाहती थी तुम? हद से ज्यादा मायूस किया है तुमने मुझे आज। यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसी एजुकेटेड लड़की ऐसी जज्बाती हरकत कर सकती है, वो भी एक पब्लिक प्लेस पर। इनबिलीवेबल। वो शदीद गुस्से में बोलता चला गया। लीजा रोने लगी। तुम मेरी बात को सीरियस नहीं ले रही थी अली, इसलिए मैंने जरखान ने उसकी बात काट दी। इसीलिए तुमने मरने का फैसला कर लिया, राइट? इतना ही आसान है तुम्हारे लिए खुद को खत्म कर लेना, या शायद किसी को भी खत्म कर देना। तुम तो कुछ भी कर सकती हो अलीजा जाफरी। यू आर सच अ ग्रेट वुमेन। वो जैसे उसका मजाक उड़ा रहा था। अलीजा की आंखों में नमी बढ़ने लगी। तुम बहुत जालिम हो रही। मैं यहाँ मर रही हूँ और तुम्हारी नाराजगी खत्म नहीं हो रही। वो रोते हुए तकलीफ से बोली थी। तो क्या मुझे खुश होना चाहिए? जरखान ने उसके करीब आया। हाँ, खुशी तो होना चाहिए। तुम्हें खुश होना चाहिए कि एक लड़की तुम्हारे लिए इतनी पागल है कि अपनी जान दे सकती है तुम्हारे लिए। अपने ड्रिप लगे हाथों से उसका ग्रीवान पकड़ते हुए बोलती वो पागल हो रही थी। अलीजा प्लीज, पागल मत करो, पागलपन मत करो यार। क्यों बच्ची बन रही हो? जरखान ने नरमी से अपना कॉलर उसके हाथों से छुड़वाया। उसकी हालत के पेश नजर वो अपना लहजा संजीदा कर चुका, नरम कर चुका। मैं पागल हो रही हूँ अली, बहुत पागल हूँ। मरती हूँ तुम पर। तुम क्यों नहीं समझते कि अलीजा जाफरी को पागलपन की दवा तुम हो? सिर्फ तुम और तुम्हारी तवज्जो की तलबगार हूँ मैं। मुझे तड़पाया मुझे मत तड़पाया करो, मत रुलाया करो। आई कांट लिव विदाउट यू। आई रियली लव यू। उसके सीने से लगी वो लगती हुई अपनी मोहब्बत का एतराफ कर रही थी। दरखान लब पीछे चुपचाप उसकी तज़किया सुन रहा था। अलीजा, स्टॉप वीपिंग यार। उसके बाल सहलाते हुए वो दूसरी बार खुद को बेबस महसूस कर रहा था। पहली बार उसकी ही बेबस इसने 16 साल पहले महसूस की थी। तब भी वो सच बोलना चाहता था मगर दिल से मजबूर होकर चुप रहा था। तब वो अपने बाप को खोना नहीं चाहता था और आज भी वो सच बोलना चाहता था। उसे सब बता देना चाहता मगर उसे सच बताकर वो उसे खोना नहीं चाहता था। वो दुनिया में कहीं भी रहती, भले ही उससे कितनी मर्जी दूर रहती, मगर कम से कम जिंदा तो रहती। मगर सच बताने की सूरत में अलीजा शायद खुद को नुकसान पहुंचाने से बिल्कुल तरेक ना करती। उसके आंसू जरखान अली वासी की शर्ट को
भिगो रहे थे दफतन उसे महरम का ख्याल आया। दिल में कुछ शोर सा उठा था। वो नामहसूस तरीके से उससे दूर हुआ। महरम का बेरिया चेहरा उसकी शहद रंग आंखों में घूम कर रह गया। जरखान ने उसे वापस बेड पर लिटाया और खुद सरद से बाहर निकल आया। दाद बख्श बाहर उसी का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? जरखान ने संजीदगी से पूछा। डिस्चार्ज स्लिप बनवा ली है मैंने, ट्रिप खत्म होने ही ले जा सकते हैं हम बीबी को, दाद बख्श ने हौले से जवाब दिया। 10 बजने वाले हैं महरम मेरा इंतजार कर रही होगी। जरखान के लहजे में बेचैनी अब घुल गई थी। आप चले जाएं साईं, अलीजा बीबी को मैं ड्रॉप कराऊंगा। दाद बख्श ने उसकी मुश्किलात दूर कर दी। अलीजा को अभी छोड़कर नहीं जा सकता बख्श, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है। कहते हुए जरखान ने अपने बालों पर हाथ फेरा। वो अलीजा के लिए हकीकतन परेशान हो चुका था। लेकिन साईं, यहाँ से निकलते निकलते भी 11 बज जाएंगे, फिर अलीजा बीबी को घर ड्रॉप करना है, टाइम ज्यादा हो जाएगा, आप चले जाए। बख्श ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। जरखान का दिल महरम की तरफ हमकने लगा। सुबह सोती हुई महरम को देखकर वो जो घर से निकला था अभी तक दोबारा घर नहीं जा पाया। तुम घर से ड्राइवर को बुलाओ जल्दी, उसको बोलना गाड़ी लेकर आए। कुछ सोचते हुए जरखान ने दाद बख्श को कहा और खुद दोबारा अलीजा के पास चला आया। फिर जब तक उसकी ट्रिप खत्म हुई ड्राइवर गाड़ी लेकर आ चुका था। जरखान ने अलीजे को बाजुओं के हल्के में लेकर सहारा दिया और उसे लिए हॉस्पिटल की इमारत से बाहर निकल आया। दादबख्श ने आगे बढ़कर BMW का दरवाज़ा खोला था। जरखान ने अलीजे को बैठने की मदद दी। बख्श, तुम अलीजे को घर ड्रॉप कराओ, मैं ड्राइवर के साथ जा रहा हूँ, उसने संजीदगी से दादबख्श को कहा। दादबख्श को ड्राइविंग सीट संभालते देख अलीजा बेचैन हुई थी। जरखान अलीजे की तरफ झुका। लीजा, मेरा जाना जरूरी है यार, बख्श तुम्हें ड्रॉप कर देगा, एंड प्लीज रोना मत, कहते हुए उसने हौले से अलीजा का रुखसार थपका जिसकी आंखें नम हो रही थी। मुझसे ज्यादा जरूरी है, वो भी के लहजे में पूछती उसे मुश्किल में डाल गई थी। यही समझ लो, मगर अभी मेरा जाना जरूरी है, धीमे लहजे में कहकर वो मौदक खड़ा ड्राइवर की तरफ बढ़ा। ये बातें देख ड्राइवर ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। जरखान ने पलटकर अलीजा की तरफ देखा जो उसी की जानिब देख रही थी। एक अलविदाई निगाह उस पर डालकर वो सरस से गाड़ी में बैठ गया। चलो जल्दी। जरखान की आवाज भारी हो रही थी। उनकी गाड़ी के आगे बढ़ते ही दाद बख्श ने भी गाड़ी आगे बढ़ा ली। अलीजे की आंखें भीग रही थी। शहबाज हसन ने इज़हार मोहब्बत क्या किया। जमल की तो रातें पुरसकून हो गई। नींद अब भी आंखों में नहीं उतरती थी, मगर इस बार बल्कि सुहानी ख्वाबों की बोझ से खुली रहती थी। सब्ज आंखों में सपनों की एक दुनिया सजाए वो शहबाज हसन के संग महुए सफर रहती थी। एक हसीन दुनिया थी जहाँ शहबाज हसन की मोहब्बत थी, चाहत थी और जमल की खिलखिलाहटें। उन दोनों बहुत खुश रहने लगी थी। दिल था कि हवाओं के संग उड़ने को हमकता था। अभी भी वो बिस्तर पर लेटी आंखों में ही रातें काट रही थी जब अचानक सरहाने रखी मोबाइल ने शोर किया था। जमल ने मोबाइल आंखों के सामने किया। स्क्रीन पर चमकता नंबर देखकर उसकी धड़कनें तेज हुई थी। उसने जल्दी से फोन साइलेंट पर लगाया और नंबर को ढूंढने लगी। गुलाबी लबों पर तबस्सुम खिलने लगा। तीसरी पैर पर उसने कॉल पिक करके फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से शहबाज हसन बेताबी से बोला, हेलो। दिलकश आवाज, गंभीर लहजा। जमल का दिल शोर मचाने लगा मगर लब हनूज खामोश थे। हेलो जमल, उसने एक बार फिर पुकारा था। अस्सलाम वालेकुम। जमल ने धीमी आवाज में सलाम किया। दूसरी जानिब वो हौले से मुस्कुराया था। वालेकुम सलाम, आप सो रही थी क्या? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो नरमी से पूछ रहा था। जमल के जी में आया था कह दे कि डिस्टर्ब तो पहले ही दिल से किया हुआ है आपने, मगर फिर शर्म के पास चुप ही रही, जबकि उसकी खामोशी से वो कुछ और ही मतलब अखस कर, यानी मैंने डिस्टर्ब कर दिया। वो पीकी हंसी हंस दिया। नहीं नहीं, तो मैंने ऐसा कब कहा? जमल ने फौरन सफाई दी। दूसरी जानब शहबाज हसन की लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। यानी आप जाग रही थी? उसने जमल की रात गई जागने पर मानी खिजी से कहा। नहीं, वो दरअसल नहीं, आज नींद नहीं आ रही थी। जमल ने बौखला कर जवाब दिया। सिर्फ आज? जाने वो उससे क्या सुनना चाह रहा था। आप क्यों जाग रहे हैं? क्या आपको भी नींद नहीं आ रही? जमल ने उल्टा उसी से सवाल पूछ लिया। शहबाज हसन उसकी बात घुमाने पर महसूस हुआ। मैं तो आपसे बात करने के लिए जाग रहा हूँ, वो संजीदगी से बोला। कौन सी बात? जमल ने अपना लब दांतों में दबाया। क्या मतलब कौन सी बात? बात करते करते बातें तो निकल ही आती हैं। शहबाज हसन ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा और उसकी छेड़खानी खूब समझ रही थी। यानी
आप बात बराए बात करना चाह रहे हैं। जमल के लिए अपनी हंसी रोकना वो मुश्किल हो रहा था। आप मुझे तंग करना चाह रहे हैं। शाह की आवाज़ भारी हो रही थी। आप तंग हो रहे हैं। जमल की आवाज़ में कनक थी। अगर आप करना चाह रही हैं तो मैं सारी रात तंग होने जा रहा हूँ। शहबाज हसन के लहजे में मोहब्बत बोल रही थी। जमल के दिल में फिर से शोर मचाया। अच्छा कहे क्या कहना है मैं सुन रही हूँ। जमल ने संजीदा होते हुए कहा। मैं कल आपकी मदर से मिलने आना चाह रहा था। क्या इजाज़त है? वो बड़ी शाइस्तगी से पूछ रहा था फ़ोन के स्पीकर से। उभरती उसकी दिलकश आवाज़ जमल की रगों में उतर रही थी। बोलिए जमल। वो उसकी इजाज़त का मुंतज़िर था। जमल ने एक लंबा सांस खारिज किया। इजाज़त है कहकर उसने फौरन कॉल काट दी। दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। कब सोचा था उसने कि ये सब इतना आसान होगा। सोचा ही कब था कि जिस पहले मर्द को वो चाहेगी वो भी बदले में उसको ख्वाहिशमंद हो जाएगा। सेल फोन ऑफ करते हुए जमल ने आंखें मोड़ ली। शहबाज हसन की वजह सरापा चम से उसकी तस्वीर तस्वुर में उतरने लगा और उसकी पलकों में समाते हुए उसे वादी नींद में ले गया। नींद के बोझ से आजाद होती पलकें खोलकर उसने कमरे में फैली सूरज की चमकती रोशनी को देखा। ग्लास वॉल पर पड़े पर्दे जरा से हट गए थे जिसकी बदौलत कमरा इस तरह से रोशन था। महरम को अपनी नींद पूरी करने में कोई खलल महसूस नहीं हुआ। एक भरपूर अंगड़ाई लेकर उसने करवट बदली और दीवार पर लगी घड़ी को देखा जो सुबह के 11 बज रही थी। वो फौरन उछलकर सीधी हुई। वो दोबारा घड़ी की तरफ देखा लेकिन घड़ी वो ही टाइम दिखा रही थी। महरम ने घबरा कर अपनी तरफ में देखा। कमरे में कोई और मौजूद नहीं था। महरम को शिद्दत से जरखान अली अब्बासी की कमी में का एहसास हुआ। पैरों में स्लीपर पहनकर वो तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी जिसका दरवाजा पहले ही खुला हुआ था। यानी वो वहां नहीं था। महरम ने ड्रेसिंग रूम के अध खुले दरवाजे से अंदर झांका मगर वो वहां भी नहीं था। महरम का दिल डूब सा गया था। सुबह के 11 बजे रहे थे यानी वो इस वक्त जॉगिंग करने भी नहीं गया था। वो रोजाना खुद उसकी गाल सहलाते उसे जगाया करता था मगर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ था। महरम की आंखों में पानी भरने लगा। जाने वो उसे जगाए बिना कहाँ चला गया था। बेड पर बैठते हुए उसने पहली बार जरखान के बारे में सोचा था। उसे जरखान पर गुस्सा आ रहा था जो उससे मिले बगैर उसे नाश्ता करवाए बगैर शायद फातिमा से मिलने चला गया था। फातिमा का ख्याल आते ही उसके दिल में नए सिरे से दर्द जागने लगा। अब उसे फातिमा के पास कौन ले जाएगा। सोचते सोचते आंखों का पानी रुखसारों पर बहने लगा। कुछ देर तो वो यूं ही रोती रही। फिर अचानक एक ख्याल आया। पर वो कमरे से बाहर निकली। जरखान की गैर मौजूदगी में वो यूं पहली बार बेधड़क कमरे से बाहर आए थे। तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई वो बड़े हाल नुमा लॉन्च में आई। सामने ही चंद मुलाजमाएं झाड़ू पोंछा कर रही थी। उसको वहां खड़ी देखकर उनसे एक सरस से उसकी तरफ बढ़ी। अरे बेगम साहिबा आप उठ गई। आप यहाँ टेबल पर आए ना। बैठे मैं नाश्ता लगवाती हूँ जी आपके लिए। वो फर बोलने वाली अधीर उम्र मुलाजमा अल्लाह रखी थी। महरम ने गहरा सांस लिया। जरखान कहाँ है? आंसू हल्क में उतरते हुए महरम ने जरखान के बारे में पूछा। वो पहली बार उसका नाम ले रही थी। नाम लेते हुए दिल अनोखे से जज्बे से आशना हुआ था। वो जी छोटे साहब आज जल्दी में थे। शायद कोई काम था उन्हें ऑफिस में। कह रहे थे कि आपको सोने दिया जाए। आपकी नींद का कोई ना खराब करे। अल्लाह रखी ने मुमकिन हद तक शाइस्तगी का मुजाहरा किया। और क्या कहा उन्होंने? उसकी आंखों में फिर से नमी उतरने लगी। आपको लाजमी तौर पर नाश्ता करवा दूँ उसने झट से जवाब दिया और आंसू पलकों के भार फलम को तैयार थी। और ये भी कहा कि आपका ख्याल रखूं। अल्लाह रखी को उसका सता हुआ चेहरा देखकर अब तशवीश होने लगी और आंसू रुखसारों पर फिसले थे। मुलाजमाएं उसे रोता देखकर परेशान होने लगी। उन्हें अपनी ये बोली बोली सी बेगम साहिबा बहुत अच्छी लगती थी। ये भी कह गई थी कि आपको बिल्कुल रोने ना दूं। माफ़ कर दीजिए ये अहम बात बताना मैं भूल ही गया था। अल्लाह रखी ने अपना माथा पीटा। महरम ने हाथों की मुट्ठियों को गालों पर रगड़ा। बता कर नहीं गई कब तक वापस आएंगी? आज वो बिना अटके बात कर रही थी अंदाज में इस्तेहकाक सा था। ना जी हम तो मुलाजिम बंदे हैं। हमें तो बस साहब के जाने का पता होता है। वापस की तो कुछ खबर नहीं होती। उसने बेचारगी से जवाब दिया। महरम इस बात में सर हिलाती वापस पलटी। बेगम साहिबा नाश्ता तो कर लें जी। वो उसके पीछे पीछे चली आई थी। मुझे नहीं करना नाश्ता।
वो मेरे कमरे में कोई ना आए, वो खफकी से कहते हुए कमरे में घुस गई। मुलाजमाओं ने बेबसी से उसका ये रूप देखा। जरखान अब्बासी सख्ती से कहकर गया था कि उसे नाश्ता जरूर करवाना चाहिए, लिहाजा थोड़ी ही देर बाद महरम को रोजाना डील करने वाली मुलाजमाएं उसके लिए नाश्ता ले आई थी। मैंने कहा था ना कि मुझे नहीं करना नाश्ता। आप क्यों आए हैं यहाँ? चले जाएं यहाँ से प्लीज। वो गुस्से में वे इतनी नरमी से बात कर रही थी कि बेसाख्ता उन दोनों के होंठों पर मुस्कुराहट दर आई। अगर आप नाश्ता नहीं करेंगी तो साहब हमें नौकरी से निकाल देंगे। मेहरबानी करके नाश्ता कर लें। उनमें से एक मलतजी हुई। महरम ने भीगी आंखों से वो सारी लवाजमात देखी जो रोजाना नाश्ते में उसके सामने पेश की जाती। मैंने अभी ब्रश नहीं किया। उसने बच्चों की तरह मुंह बसरा था। तो आए ना, मैं आपको तैयार करने में मदद करती हूँ। दूसरी वाली फौरन आगे बढ़ी और आंसू साफ करती चुपचाप उसकी मैयत में वॉशरूम में घुस गई। फिर जब तक वो फ्रेश होकर वापस आई, पहली वाली मुलाजमा उसके लिए टेबल सेट कर चुकी थी। महरम सोफे पर धंसकर बैठ गई और बेदिली से नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद वो दोनों मुलाजमाएं काफी देर तक उसका दिल बहलाती रही। फिर 3 बजे के करीब नूरा मुलाजमा, जो फातिमा बीवी के पास हॉस्पिटल कयाम पजीर थी, ने लैंडलाइन नंबर पर कॉल की। महरम ने अपने रूम से कॉल रिसीव की और फातिमा की आवाज़ सुनकर वो मसरूफ सी हो गई। फिर काफ़ी देर उनसे बातें करती रही। सूरज ढला और शाम अपने पर पैराने लगी, मगर जरखान वापस नहीं आया। महरम बेचैन सी होने लगी। फातिमा से बात कर लेने के बावजूद उसका दिल उसने उनसे मिलने की बेताब था। महरम चाह रही थी कि किसी तरह जरखान घर आ जाए और आए वो अपनी मौमी से मिल आए। मगर अब तो शाम ढल कर रात की तारीकियां फैलने को थी, मगर जरखान उस घर से गायब था। महरम को रह रह कर जरखान पर गुस्सा आ रहा था और आज सारा दिन उसके वजूद से गाफिल हो जाने न जाने कौन सी मसरूफियात में गुम था। आंखें बार बार झलक रही थी, मगर बेबसी की शिद्दत एहसास के सिवा आज उसके साथ कोई नहीं था। 8 बजे के करीब ही वो बेचैनी से रूम में टहलने लगी। जानती थी कि बस जरखान आने ही वाला है। कमरे में यहाँ वहाँ टहलती उसकी टांगें शल होने लगी, मगर जरखान वापस नहीं आया। वो वहीं बीचों बीच बैठकर रोने लगी। यूं ही रोते सिसकते जाने कितना वक्त बीत गया। वो कुनीदगी में जाने लगी। भारी होते बैठे बंद करते उसने बेड के पायते पर सर रख लिया। कमरे की तन्हाई और गहरी होती रात उसे बेमायगी का एहसास दिला रही थी। काफी देर यूं ही बैठी बैठी उसकी कमर अकड़ने लगी तो उसने दीवार पर लगी घड़ी देखी जो रात के 11:15 बजा रही थी। इतनी सर्दियों की कदरे खनक रात थी। उसे एक बार फिर जरखान की याद आई। सुबह से लातादार सोचे जो जरखान अब्बासी के लिए उसके जहन के पर्दे पर लहराए। रोजाना उसके दिन की शुरुआत जरखान की उंगलियों के नरम लम्स से होती थी। नाश्ता करवाने के बाद वो उसे फातिमा मम्मी से मिलवाने हॉस्पिटल ले जाया करता था और फिर कुछ देर उसके साथ बैठकर वो उसकी वो ऑफिस चला जाया करता था। शाम में वो फिर से एक चक्कर लगाता और खुद उसे घर ड्रॉप करके वापस ऑफिस चला जाता था। फिर 8 बजे के करीब घर आता था और दोनों मिलकर डिनर करती थी। उसके बाद तो जैसे जरखान को मौका मिल जाता फिर वो होता और महरम उसकी छेड़खानियां शुरू हो जाती। कभी कुछ कहता तो कभी कुछ। कभी लैपटॉप पर काम करते करते उसकी तरफ गर्दन मोड़ कर उसे किसी बात पर टोक देता था। कभी उसे जल्दी सोने की हिदायत करता तो कभी उसके ब्राउन बालों को लटे खींचता। बहुत सी बातें थी जो आज महरम को याद आ रही। दुखते सर को हाथों में थामते हुए वो खड़ी हुई थी और ग्लास वॉल का पर्दा हटाती गहरी होती रात को देखा। पिछले लॉन में सन्नाटा का राज था। मुलाजमीन क्वार्टर्स में भी धीमी ना दिखने वाली रोशनियां रोशन थी। अपने ख्याल बिजली के गोंदे की तरह उसके दिमाग में लपका था। शानों पर बिखरी ब्राउन सिल्की बाल कैचर में मुकीद थे। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकल आया था। अपने कमरे से चंद कदमों के फासले पर बनी सीढ़ियों की तरफ बढ़ने की बजाय वो कॉरिडोर में चलने लगी। तकरीबन भागते हुए उसने कॉरिडोर पार किया था। वो दूसरी तरफ बनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। सीढ़ियां उतरते ही बाहर की तरफ जाती लंबी राहदारी थी। इधर उधर देखती वो तेज तेज कदम उठाती। जल्द अज जल्द सामने
बने दरवाजे की तक पहुंचना न जाते दरवाजे का हैंडल घुमाने पर अंदाजा हुआ कि वो लॉक नहीं था, लेकिन इन मुलाजमाओं की अंदरूनी इमारत आमदोरफ्त इस दरवाजे से होती थी। उसने दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर बाहर झाँका और दूर दूर तक फैला लॉन था, वो ही लॉन जो उसके कमरे की ग्लास वॉल से नजर आता था। क्योंकि लॉन के आखिर में मुलाजमाओं के क्वार्टर थे, महरम को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। मुलाजमाओं की नज़र से बचने के लिए वो उस तरफ आई थी, मगर यहाँ कहीं भी वो गेट नजर नहीं आ रहा था जहाँ से रोजाना जरफान की गाड़ी रोड पर से निकलती थी। वापस जाकर लॉन्च से होकर वो दूसरे गेट ढूंढना किसी मुलाजमा को बाखबर होने के मुतारिफ था। उसने डरते डरते कदम बाहर रखा। ठंडी घास पर पाँव रखते ही उससे एहसास हुआ कि वो नंगे पाँव ही चली आई थी। धीमी लाइट्स रोशन लॉन को देखकर उसे खौफ सा महसूस हुआ, मगर जी खड़ा करके वो दीवार के साथ साथ इस उम्मीद पर चलने लगी कि मोड़ काटने पर शायद मेन गेट नजर आए। कांपती टांगों से तेज तेज चलती वो घबरा रही थी, मगर वो एक कदम तो उठा ही चुकी थी, सो अब कोई और रास्ता ना पाकर वो दीवारों के साथ ही चल रही थी। कुछ देर तक चलते रहने और पर उसे लगा कि शायद इमारत अपनी तरफ से ख़त्म होने वाली है। उसके कदमों की रफ्तार तेज़ हो गई और वाकई इमारत उसकी तरफ से ख़त्म हो चुकी थी। एक चौड़ी राहदारी नुमा काफ़ी लंबी जगह थी, जहाँ एक तरफ एक एक नोकदार ईंट थी। ईंट को जोड़कर बाउंड्री सी बनाई गई थी। महरम तेजी से मुड़ी थी और जरा सी आगे होकर मेन गेट की तलाश में निगाह दौड़ाई, मगर दूर दूर तक कोई गेट नजर नहीं आया। महरम का दिल टूटने लगा था। उसने वापसी के लिए एक कदम मोड़ मोड़ के उसके अलावा अब कोई चाह ना था। वापस मुड़ते ही उसकी चीख निकलती निकलती बच्ची 10-12 कदमों के फासले पर लाल जुबान लटकाए अपनी लाल आंखों से उसे घूरता वो शेर जैसा बुल डॉग था। एक पल को महरम का सांस थम सी गई। उसे अपनी जानिब बढ़ता देखकर अगले ही पल महरम ने बिना सिमत का तयन किए दौड़ लगाई। महरम को भागता देखकर उस कुत्ते को तो जैसे इशारा मिल गया था, वो पूरी दिलजमी से भागता हुआ उसके पीछे भागा था। कांपते दिल पर हाथ रखे वो जितनी तेजी से भाग सकती थी भाग रही थी। कुत्ता अपनी पूरी रफ्तार से उसके पीछे भाग रहा था। उसके भौंकने की आवाज सुनकर दूसरा बुलडॉग भी अपनी साथी की मदद को महरम के पीछे लपका था। शल होती टांगों से अपनी पूरी जान लगाकर भागती हुई महरम का लग रहा था कि उसका वक्त पूरा हो चुका है। पाँव के अंगूठे में टीस उठ रही थी, शायद कोई नोकदार ईंट उसका पाँव जख्मी कर चुका था, मगर दर्द की परवाह किए बगैर वो बेतरतीब होती सांसों को संभालते हुए जल्दी से खत्म होती दीवार से मुड़ी थी और अंधाधुंध सामने की तरफ भागी। कुत्ते करीब से करीब तर होते जा रहे थे कि अचानक वो किसी भारी वजूद से टकराई। मैडम ने घूमते सर के परवाह किए बगैर खौफसदा होकर एक नज़र पलटकर बिल्कुल चंद कदम के फासले पर बुलडॉग्स को देखा, फिर बुरी तरह चीखते हुए जरखान के सीने से लगी, जो बुलडॉग्स को भौंकने की आवाज़ सुनकर उस तरफ आया था। जरखान ने फौरन उसकी कांपती हुई वजूद के गिर्द अपने बाजुओं के हिसार बांधा था, जबकि महरम को जरखान से लिपटा देखकर दोनों कुत्ते यूं अपनी जगह रुके थे जैसे किसी ने रिमोट से उन दोनों को स्टॉप कर दिया। तो महरम, कुछ नहीं हुआ, तुम सेफ हो, मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं हुआ, जरखान ने नरमी से उसे कहते हुए उसकी पिठ सहलाई, जिसकी जिसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही थी कि जरखान ने अपने सीने पर धड़कते महसूस हो रही थी। दो बॉडी गार्ड्स भी अंदर आ चुके थे। सिचुएशन को समझते हुए वो दोनों गड़बड़ा गए। जरखान ने एक कहर आलूद निगाह उन कुत्तों पर डाली जो जरखान को गुस्से में देखकर ओ कर रहे थे। सर, वो उन दोनों में से एक ने सफाई पेश देने की कोशिश की। शट अप, वो धाड़ा था। महरम, जो पहले ही अपनी हवास खो रही थी, उसके चीखने पर सख्ती से उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोच गई। तुम लोगों को मैंने इसलिए रखा हुआ है कि मेरी बीवी पर कुत्ते छोड़ दो। वो शदीद तेज में उन गार्ड्स पर गिर था। बुलडॉग्स गार्ड्स की टांगों में मुंह छुपाने लगी महरम, जबकि महरम उसे मजीद खौफसदा होकर उसके सीने में सिमटने लगी। उसकी हालत के पेश नज़र जरखान ने वो मुश्किल खुद को काबू किया। सर, वो हम समझे शायद कोई मुलाजमा। जरखान ने घाट की बात पूरी नहीं हुई। बकवास बंद करो अपनी और दफा हो जाए यहाँ से।
ले जाओ अपने दोनों को वरना शूट कर दूंगा उन्हें। उसका गुस्सा आसमान से बातें कर रहा था मगर महरम की बस इस बार उसने नेजा धीमा रखा। गार्ड्स फौरन बुलडॉग्स की जंजीरें संभालते हुए वहां से पलटने लगे। महरम जरखान ने उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ जिसके दिल की धड़कनें मामूल से हटकर थी। जरखान को तशवीश होने लगी। वो बुरी तरह बिलख रही थी। पूरा वजूद लरज रहा था। जरखान के दिल कटने लगा। महरम मेरी जान इधर देखो। जरखान ने लड़की से उसे पुकारा। जाने कैसे उसकी जुबान से ये मोहब्बत भरे अल्फाज अदा हुए थे। वो तो इन मीठे लफ्जों से बरसों से नावाकिफ था मगर वो नफी में सर हिलाते हुए उसकी शर्ट दबोचे उसके सीने से लग रही थी। जरखान ने नरमी से उसे अपने बाजुओं के घेरे में लिया और अंदर की जानिब जाते रोश से चलने लगा। पाँव की ठोकर से गेट खोलकर वो राहदारी से चलने लगा और तफक्कुर से उसकी तरफ देखा जो उसके सीने पर सर रख के रो रही थी। उसकी सिसकियां जरखान को तकलीफ से दो चार कर रही थी। सीढ़ियां चढ़कर वो उसे रूम में ले आया था। उसे एहतियात से बेड पर लेटाते हुए जरखान की निगाह उसके पाँव पर पड़ी जहाँ से अंगूठे से खून आलूद हो चुका था। वो सरस से पाँव वाली साइड पर आया और पंजों के बल बैठकर जख्म देखने की कोशिश करने लगा। नाखून बुरी तरह से उखड़ चुका था। जरखान ने उसका पाँव नरमी से जरखान ने उसका पाँव नरमी से अपनी तरफ किया और जो कुशन में मुंह छुपाए रो रही थी उसके पाँव थामने पर वो तड़प कर सीधी हुई। महरम अब बिल्कुल नहीं जलना। मैं जख्म साफ करने लगा हूँ। वो चीख ना तो बिल्कुल मत वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। बैंडेज करने के लिए जरखान को अपना लहजा सख्त करना पड़ा। साइड टेबल को ड्रॉ से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर उसने महरम के पाँव में अपनी घुटने पर रखी और पहले जख्म को रोई से साफ किया फिर बैंडेज कर दी। वो बड़ी नरमी से एहतियात से उसके पाँव को छू रहा था। वो शख्स जिसको अगर हाथ पर भी एक चोट सा कट लग जाता तो उसके मुलाजिम इस कट पर बैंडेज किया करते थे। आज महरम आफंदी का पाँव घुटने पर रख के उसका जख्म साफ कर रहा था। अगर दाद बख्श उसको यूं महरम की फिक्र करते देख लेता तो उसके तमाम शुबहात यकीन में बदल जाते। कोई फलसफा नहीं मोहब्बत का। जहाँ दिल झुका वहीं सर झुका। फर्स्ट एड बॉक्स वापस रखकर वो हाथ धोने वॉशरूम में चला गया था। जब वापस आया तो वो कुशन में मुंह छुपाए पड़ी थी। महरम उसके नजदीक बैठे हुए जरखान ने हौली से उसे पुकारा। लहजे में तड़प थी। महरम ने उसके पुकारने पर मजीद सख्ती से कुशन दबोच लिया। उसके यूं मुंह छुपाने पर जरखान मजीद उसके करीब हुआ और उसके चेहरे से कुशन हटाया।